जनरली। बेटा आज आपका टॉपिक है डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल होगा तो वो क्या कर रहा होगा सर, उसमें एनर्जी आ रही होगी। कौन सी एनर्जी आ रही होगी? पोटेंशियल एनर्जी आ रही होगी। ठीक है ना, कौन सी एनर्जी आ रही होगी सर? पोटेंशियल एनर्जी आ रही होगी। और पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे दिखाते हैं बेटा? यू से दिखाते हैं। और मैग्नेटिक वेव से हो रही तो क्या हो जाएगा? यू एम। डन। चलो भाई, डाइपोल सर इस तरह डाइपोल था और डाइपोल घुमा, ऐसे घुमा। कितने डिग्री घुमा सर? थीटा डिग्री घूम गया। तो डाइपोल को यदि हम कहीं पर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या होगा बेटा? वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर होगा? डाइपोल की मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्या? वर्क डन। ठीक है ना, वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है ना, तो पहले इसको डेफिनेशन ही लिख देते हैं। ठीक है ना, कि सर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते किसे हैं? तो डेफिनेशन लिख देते हैं वर्क डन, वर्क डन यानी कि किया गया काम। इन वर्क डन टू टेक a magnetic needle, work done to take a magnetic needle या फिर मैग्नेटिक कंपास बातें की है। ठीक है ना, मैग्नेटिक needle। ठीक है ना, मैग्नेटिक needle, magnetic from its initial position to final position, to take initial position to final position। ठीक है ना, या वर्क डन टू टेक अ मैग्नेटिक needle from its initial position to final position is stored। क्या बेटा? is stored, ध्यान रखना है, is stored as magnetic potential energy। ठीक है ना, और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या था मैंने? यूएम बता दिया। बात समझ में आ गई ना? तो क्या होगा बेटा कि वर्क डन to take a magnetic needle from initial to final position, work done to take a magnetic needle from its initial to final position is stored as magnetic potential energy। यानी कि किया गया काम, किसी भी मैग्नेटिक निडल को कितने डिग्री, कुछ भी डिग्री घुमाने में जो काम होता है वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है बेटा? किया गया काम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। किया गया काम किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है ना, चलो भाई अब सर निकालते हैं इसकी वैल्यू कितनी निकलती है। अब सर हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं W = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किया गया काम कितना होता है सर? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। डन। यहाँ पर देखना, यहाँ पर बेटा फोर्स तो है ही नहीं, तो वर्क डन किसके फॉर्म में होगा सर? W = क्या होगा सर? फोर्स तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? टॉर्क होगा। और टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है सर? d थीटा। अब d थीटा दिया आपने तो सर क्या बहुत सारा वर्क डन होगा सर? इतू सा वर्क डन होगा। यानी कौन सा वर्क डन होगा सर? dw। देखना समझ में आई कहानी बेटा? dw यानी किया गया काम, इतू सा वर्क डन। तो इतना तो तुम नले से ना इतू सा बताते हैं, तो इतू सा वर्क डन किससे हो रहा बेटा? टॉर्क से। और कितना डिग्री चेंज हो रहा है सर? थीटा डिग्री चेंज हो रहा है। अब मुझे निकालना है, यानी कि ये थीटा डिग्री कितना था? इतना सा था, बहुत छोटा सा एंगल निकाला, चेंज किया तब। अब मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बड़ा एंगल है, तब करना होगा मतलब क्या करेंगे सर? उस समय यदि आपको एंगल पड़ा है और वर्क डन करना होता है तो आप क्या करते हैं बेटा? इंटीग्रेशन करते हैं। तो यदि हमें W नेट निकालना है तो W = क्या होगा सर? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डॉट d थीटा। बात समझ में आ गई? कितनी सी बात समझ में आ गई कि टाउ d थीटा हो जाएगा किसके सर? इसके। और सर बेटा जब वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा सर? जो जाएगा एनर्जी के फॉर्म में, um के फॉर्म में। पहले बोल चुके हैं कि स्टोर्ड एज अ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा है? वर्क डन फॉर्म में स्टोर हो रहा है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो बेटा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो सामने बन गया। एक तो um = लाइन इंटीग्रेशन ऑफ टाउ है। ठीक है, टाउ डॉट d थीटा। डॉट क्यों लगाया मैंने? दूसरा आपको पता है कि वर्क डन कैसी क्वांटिटी है सर? वर्क डन आपकी स्केलर क्वांटिटी, इसलिए। डन बेटा। चलो भाई
हाँ भाई इतने समझ में आ गई। अब बेटा थोड़ा देखना टाउ की वैल्यू, टाउ इक्वल टू आप पढ़ चुके हो पहले ही, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दूसरे मार्कर से कि टाउ इक्वल टू क्या होता है। बेटा टाउ इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि टाउ इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा, जहाँ पर एम क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट, डाइपोल का क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एम क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डाइपोल, ठीक है ना। बी क्या है बेटा ये है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और थीटा सबको पता है, थीटा जिसके बीच का एंगल है बेटा बी एंड एम के बीच का एंगल, बी एंड एम के बीच का एंगल, ठीक है ना। इसके बीच का बी और एम के बीच का एंगल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बीच का एंगल क्या होता है थीटा होता है। वैल्यू पुट कराओ और देखते हैं। चलो भाई वैल्यू पुट करते हैं, कैसे निकलेगा u m इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ m b sin थीटा डी थीटा, समझ में आ गई। टाउ की वैल्यू कितनी रखी सर, टाउ की वैल्यू पूरी रख दी m b sin थीटा, डन। अब सर हमने पढ़ा है क्या इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ रखी है ऑलरेडी। अब इंटीग्रेशन पढ़ा है हमने पढ़ा इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि जिसके साथ में d लगा है, दिख रहा है ना d लगा हुआ है, उसको छोड़ के सब कांस्टेंट होता है, उसको छोड़ के सब कांस्टेंट होगा। तो बेटा इसमें m भी कांस्टेंट होगा, मैं एक भी स्टेप मिस नहीं करता हूं, इसीलिए तो आपको समझ में आ रहा होगा आराम से। यहां से बेटा कितना हो जाएगा u m, देखो बेटा u m इक्वल टू कितना होगा सर m भी तो कांस्टेंट बाहर निकाल दो और लाइन इंटीग्रेशन ऑफ कितना होता है sin थीटा d थीटा। बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ गया होगा सर। sin थीटा d थीटा हमारे पास क्या हो गया सर, m भी को बाहर निकाल दिया, डन। आप समझना बेटा साइन थीटा का लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है सर, साइन का होता है cos थीटा और वो भी कौन सा कौन सा माइनस cos थीटा। साइन थीटा कितना होता है बेटा माइनस cos थीटा। तो u इक्वल टू बेटा u m इक्वल टू कितना जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा प्लस c क्यों, क्योंकि जो आपका इंडेफिनिट है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी गई है, ठीक है ना, इसलिए c लगा हुआ है। यहाँ पर c की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, ठीक है ना, इस कंडीशन में। तो बेटा कितनी आएगी एम बी माइनस कॉस थीटा। थोड़ा गौर से देखना यू एम इक्वल टू कितना जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा, इतने समझ में आ गई। और कहीं पर कॉस लगाओ उसका मतलब कौन सा प्रोडक्ट होता है सर, डॉट प्रोडक्ट होता है। कौन सा प्रोडक्ट होता है बेटा डॉट प्रोडक्ट। तो यानी कि u मैग्नेटिक फील्ड u इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, समझना अभी इसकी और भी पॉइंट करने हैं, वन लाइन में इसमें क्वेश्चन आप बनेंगे ही आगे से। u m इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का m, m कौन सा वेक्टर है, डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, डॉट b। और बेटा जी आपके एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है कि एनर्जी की जो कितनी होगी u इक्वल टू माइनस एम डॉट बी, ठीक है ना, माइनस एम डॉट बी। और क्वेश्चन नंबर 5.6 है, कौन सी क्वेश्चन है 5.6 है आपकी एनसीईआरटी में, इसे नोट करो जल्दी से। फिर मैं दोबारा से इसके आगे दो टॉपिक और बचे हैं, इसके 3 केस बचे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में आते हैं। पहले से नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट लो, तब आगे बढ़ते हैं। जैसे इसके तीनों केस समझाते हैं, फिर आपके पास नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इसके 3 केस जो एग्जाम में आते हैं। पहले ध्यान रखना कि डाइपोल मूवमेंट का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की एनर्जी कितनी होगी सर, कितनी होगी माइनस एम डॉट बी होगी, और इसका दूसरा फॉर्म क्या है माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक है ना। चलो भाई यहाँ तक आपका नोट हो गया, डन। चलिए भाई मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब आपको बताता हूँ 3 कंडीशन, केवल मैं इस पार्ट को छोड़ूंगा, बाकी मैं सबको रफ करता हूँ, ठीक है ना। चलिए 3 केसेस के लेता हूँ, फिर आपको इस टॉपिक को खत्म करते हैं जो कि 3 केस है। मैं इसको पूरा रफ कर रहा हूँ। 3 केस बेटा, 3 केस कौन कौन से हैं वो समझो। तो अपने फाइनल में इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, तो फाइनल कंडीशन है वो यहाँ लिख देता हूँ। क्या है हमारे पास तो फाइनल कंडीशन है यू एम, यहाँ पर देख लेना बेटा सब लोग, मन मत भटकाओ यहाँ से, एम डॉट बी, यही तो बचता हमारे पास एम डॉट बी। बाद में सब नोट कर लेना, जो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर बाद में कर लेना। फिर आते यहाँ देख लो, ठीक है ना, u इक्वल टू माइनस एम डॉट बी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बेटा इतनी चीजों आपको आप चाहो तो डायरेक्ट इसको रख सकते हो, ठीक है ना, माइनस एम डॉट बी। या फिर दूसरे बार हम कर सकते हैं क्या बेटा, यू एम इक्वल टू जो पढ़ाया मैंने आपको एम बी कॉस थीटा। बात समझ में आ गई। ये तो आपको वन लाइनर क्वेश्चन आना है, हो सकता है वन लाइनर में डायरेक्ट मिल जाए, कोई डायरेक्ट लिख दिया जाए। अब इस बेटा कुछ कंडीशन आती है, इसके 3 केस पढ़ने हैं हमें। ये केस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू डायरेक्ट वन लाइनर पूछ जाती है। केस 1,
मैं दूसरा आता है केस 2, केस सेकंड और केस का एक तीसरा केस है केस थर्ड। केस थर्ड 3 केस समझना, 3 केस क्या क्या है और कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। पहला केस बेटा है कि जब थीटा कितना हो 90 डिग्री हो, क्या हो बेटा, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री है तो बेटा cos 90 की वैल्यू कितनी होती है मेरा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 90 होता है 0। तो बेटा जब किसका देखना, जब मैग्नेटिक मूवमेंट, यहाँ पे समझना क्वेश्चन बनता है, जब डायपोल का मैग्नेटिक मूवमेंट का और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 90 डिग्री हो, उस समय पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U कितना होगा बेटा, U होगा 0। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन बनता है, कई बार आ चुका है। U कितना होगा 0। केस 1 समझ में आ गया आपको, यानी कि जब मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कितने डिग्री का एंगल बना रहे हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तब UM कितना होगा 0 होगा। यार दूसरी बात केस सेकंड, और केस सेकंड कहता है जब कैसे हो अलाइन हो, जब थीटा इक्वल टू कितना हो 0 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, सर cos 0 की वैल्यू होती है 1। उस समय बेटा कितनी हो जाएगी, UM कितना हो जाएगा, UM हो जाएगा माइनस, पूरी मात्रा माइनस कितना मिल गया, माइनस MB डन। और बेटा एक केस और बन सकता है, एक केस क्या बनेगा, इसके बारे में कंडीशन और बनेगी, दो फॉर्मूले बनते हैं। थीटा इक्वल टू कितना हो सर 180 डिग्री हो और cos 180 की वैल्यू, बेटा cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 होती है -1। तो बेटा UM उस कंडीशन में कितना हो जाएगा, प्लस के MB। अब देखो भाई डन, कितनी बात समझ में आ गई। सर 3 कंडीशन हमने बताई। पहली कंडीशन क्या, जब डायपोल मूवमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर 0 डिग्री 90 डिग्री में है, दूसरा सर 0 डिग्री में है और तीसरी केस क्या होगा 180 डिग्री में होगा। एक बात समझ में आ गई बेटा। इस कंडीशन में बेटा, इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोस्ट स्टेबल कंडीशन। किस कंडीशन को, इस कंडीशन को, इस कंडीशन को बोलते हैं मोस्ट स्टेबल कंडीशन, ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन, मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन। ध्यान रखना, मोस्ट कैसी है, अनस्टेबल कंडीशन। तो एग्जाम में पूछा सकता है मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन में एंगल कितना होगा मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच का और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, भैया कितना होगा सर 180 डिग्री होगा। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि मोस्ट अनस्टेबल, आपको पूछा सकता है मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन में इनमें से 4 में टिक लगा दो, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री या 360 डिग्री। क्या करेंगे, यदि मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन है, कैसी कंडीशन है, मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन है, तो एंगल कितना बन रहा होगा बेटा 180 डिग्री का बन रहा होगा, ठीक है ना। इसी तरह यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पॉजिटिव एम बी लिखा हुआ है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पॉजिटिव के एम बी है, तो एंगल कितना बन रहा होगा सर 180 डिग्री बन रहा होगा। बात समझ में आ गई ना। इस चीज को ध्यान रखना, इसमें से आपके 1 लाइन क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, इसमें से 1 लाइन अब एक वर्ड के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, टिक मार्क आपके आ चुके हैं इन 3 कंडीशन से। तो इन 3 कंडीशन को आप नोट करो, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है ना, जरूरी है, आपके सिलेबस में है भी, ठीक है। और इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो है आपका एनालॉजी पर डिपेंड है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट में क्या आपस में समानता है, क्या उनमें डिफरेंस है, ठीक है ना। तो वो हम मिलते हैं, छोटा टॉपिक होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा टॉपिक होगा, 5 पॉइंट पे बात करना होगा, 5 मिनट का फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले पढ़ने होंगे और हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और जो कि आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 180 पर है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और गुड बाय।